Good afternoon, dear students. In today's lecture, we'll study about the manufacturing process of cement. In the previous lecture, we have studied about concrete and its various ingredients like cement, water, fine aggregates and coarse aggregates. The unit first is all about your ingredients of concrete, and first we'll be discussing about cement. So as I earlier in the previous lecture also told you that the manufacturing of cement requires basically two types of materials which are classified into two categories like calcareous material and argillaceous material. Calcareous materials में आपके आते हैं such as limestone and chalk, right? And जो आपके argillaceous material आते हैं उसमें आपका आता है shale and clay. तो ये दो कैटेगरी होती है हमारी मटेरियल्स की, रॉ मटेरियल की, जिसके थ्रू हम सीमेंट को बनाते हैं। एंड इन दोनों को जिस प्रपोर्शन में हम मिक्स करते हैं वो होता है 3:1, मतलब कैल्शियस मटेरियल का जो प्रपोर्शन लिया जाता है रेशियो दैट इज 3 एंड आर्जिलिशियस मटेरियल का 1, तो 3:1 रेशियो में हम इन्हें मिक्स करते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो सीमेंट है वो मैन्युफैक्चर होती है। नाउ बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसमें हम करते क्या है, ये जो दोनों रॉ मटेरियल्स हमारे कैल्शियस एंड आर्जिलिशियस मटेरियल्स, इन दोनों को हम पहले ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करना मतलब स्मॉल पीसेस में उनको तोड़ना, पाउडरी फॉर्म में तोड़ना, एंड देन हम उनको मिक्स करते हैं प्रॉपर प्रपोर्शनल, एंड देन उसको एक किन में हम एक वेरी हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, रोटरी किन में, जो कि टेम्परेचर हमारा होता है ऑफ अबाउट 1300 टू 15 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर पे इसको बर्न किया जाता है, राइट? तो जब हम इसे बर्न करते हैं तो हमारा प्रॉपर बर्निंग के बाद ये जो पाउडर फॉर्म होता है स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं क्लिंकर। तो जब हमारा क्लिंकर फॉर्म हो जाता है तो हमारा यानी प्रोसेस पूरा हो गया, और उसके बाद हम इस क्लिंकर को कूल डाउन करके उसको पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट करके जो हमारा प्रोडक्ट आता है उसी को हम सीमेंट कहते हैं, राइट? तो इस तरीके से हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट होती है। नाउ जो प्रोसेस है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट वो जनरली टू टाइप के प्रोसेस हैं, जिसको कि हम कहते हैं वेट एंड ड्राई प्रोसेस। तो ये दोनों आपको पढ़ने हैं, लेकिन नाउ डेज जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज ड्राई प्रोसेस, बट अर्लियर वेट प्रोसेस वाज मोर पॉपुलर, बट ओवर द टाइम ड्यू टू सर्टेन advantages dry process has overcome the wet process. So first of all we'll be discussing about the wet process. So here the flow chart of the wet process is given. What we do in this wet process, basically हमारा जो मटेरियल है क्ले, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, उसको लेते हैं और उसको फिर हम वॉश मिल्स में मिक्स करते हैं, सॉरी वॉश करते हैं। वंस इट इज वॉश्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर, देन वी स्टोर इट इन द स्टोरेज बेसिन्स। और इसी तरह हमारा जो दूसरा मटेरियल है कैल्शियस मटेरियल दैट इज लाइमस्टोन, उसको पहले हम स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं एंड देन उसको भी स्टोरेज बेसिन्स में स्टोर कर लेते हैं। अब ये जो दोनों हमने क्ले जो कि आर्जिलिशियस मटेरियल है और लाइमस्टोन विच इज योर कैल्शियस मटेरियल, इन दोनों को हमने जब मिक्स स्टोर किया है उसके बाद हम इन्हें इनके स्टोरेज बेसिन से दोनों को लाते हैं और यहाँ पे मिल्स में स्टोर करते हैं, वेट ग्राइंडिंग मिल्स में, जहाँ पे कि इसका एक स्लरी बनाया जाता है। स्लरी मतलब लिक्विड पेस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्ले को वाटर से धोया है तो आपकी पहली ऑलरेडी लिक्विड हो जाती है, और फिर जब हम लाइमस्टोन इन दोनों को मिक्स करते हैं तो जो मिक्सिंग होती है वो लिक्विड होती है आपकी। जब इन्हें ग्राइंड करते हैं तो जो मिक्सिंग होगी वो लिक्विड होगी। तो इस तरह इस वाले प्रोसेस में हमारा जो बनता है वो एक स्लरी बनता है। स्लरी एक लिक्विड पेस्ट होता है जिसमें जो वाटर कंटेंट होता है अबाउट 30 to 50% होता है, राइट? तो ये एक पेस्ट बन जाएगा हमारे वेट प्रोसेस में। दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज वेट प्रोसेस, क्योंकि इसमें जब हम दोनों मटीरियल्स को, रॉ मटीरियल को मिक्स करेंगे तो इनका जो मिक्सिंग वो बनेगा वो सॉलिड नहीं रहेगा, वो एक पेस्ट बनेगा जिसको हम स्लरी कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी टू करेक्ट कॉम्पोजिशन। ब्लेंडिंग का मतलब यहाँ से ये है कि हमें चेक करना पड़ता है कि जो भी हमारी स्लरी है उसमें जो रॉ मटेरियल्स है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में है कि नहीं, क्योंकि प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू मेक अ सीमेंट ऑफ एक्यूरेट स्ट्रेंथ, राइट? तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्पोजिशन को चेक करते रहते हैं और उसकी ब्लेंडिंग करते रहते हैं। ब्लेंडिंग मतलब कॉम्पोजिशन ज़्यादा या कम करते रहते हैं जब तक कि जो उन दोनों का कॉम्पोजिशन है रॉ मटेरियल का वो एकदम करेक्ट ना आए। तो इसी प्रोसेस को ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी कहते हैं। मतलब दोनों रॉ मटेरियल का कॉम्पोजिशन चेक करते रहते हैं, जब तक एक्यूरेट क्वांटिटी ऑब्टेन ना हो जाए तब तक हम उस स्लरी को चेंज करते रहते हैं। वंस हमें प्रॉपर करेक्ट कंपोजिशन मिल जाता है देन वी स्टोर दिस करेक्टेड स्लरी। करेक्टेड स्लरी मतलब जिसमें एक्यूरेट कंपोजिशन आ गया जितना हमको रिक्वायर्ड है, फिर हम इसको स्टोर कर लेते हैं।
स्टोर करने के बाद क्या होता है, जो करेक्टेड स्लरी है, करेक्टेड स्लरी मतलब जिसमें जो कॉम्पोजिशन है वो एकदम एक्यूरेट ऑब्टेन हो गया है, इट इज फेड टू द रोटरी किन। अभी हमारा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि रोटरी किन में क्या होता है, इस रॉ मटेरियल को हम वंस हमने जो स्लरी है लिक्विड स्लरी, इसको हमने कॉम्पोजिशन एक्यूरेट कर दिया, अब हम इसको रोटरी किन में डाल देते हैं। रोटरी किन ही हमारा वो स्ट्रक्चर है जिसमें कि हमारे सीमेंट को हम क्या करते हैं, सीमेंट कैसे बनती है, जब हम रॉ मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा तपाते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कैल्सिनेट करते हैं। कैल्सिनेट करना मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देना और उसको तपाना अच्छे से, तो यही प्रोसेस हमारा रोटरी किन में होता है, राइट। रोटरी किन जो में जो हम जिसके थ्रू वो बर्न होती है, तो हम या तो पाउडर्ड कोल भी यूज़ कर सकते हैं या ऑयल या गैस, इन तीनों फ्यूल के थ्रू हम इसको बर्न करते हैं एट अराउंड अ टेम्परेचर ऑफ 1300 to 1500 डिग्री सेल्सियस। और ये स्लरी को हम इसमें इतने टाइम के लिए हम इसे क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो जब ये इतने टेम्परेचर पे, इतने हाई टेम्परेचर पे बर्न होती है, तो दिस स्लरी इज कन्वर्टेड इनटू क्लिंकर। क्लिंकर का मतलब यहाँ पे होता है स्मॉल स्मॉल सॉलिड पीसेस। पहले आपने जो स्लरी बनाई थी वो लिक्विड थी, जब हमने इसको रोटरी किन में डाल के उसको 1300 से 1500 डिग्री के टेम्परेचर पे बर्न किया, तो ये स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड पीसेस में, जिसको कहते हैं क्लिंकर। नाउ ये क्लिंकर क्या होता है, इस क्लिंकर को हम क्या करते हैं वापस से, क्योंकि सीमेंट आप सब ने देखी होगी पाउडर्ड फॉर्म में आपको अवेलेबल होती है, नॉट इन सॉलिड पीसेस, तो इसको हमें ग्राइंड करना पड़ता है फाइनली। ये जो क्लिंकर बन गया यानी सीमेंट बन गई, लेकिन अभी वो सॉलिड फॉर्म में, तो इट हैज़ टू बी ग्राइंडेड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू पाउडरी फॉर्म। तो इसे हम एक बॉल मिल, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम इसे ले जाते हैं और वहाँ पे इसको ग्राउंड किया जाता है, मतलब हम इसे पूरा पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पल्वराइज करते हैं। बट बिफोर पल्वराइजिंग इट वी ऑल्सो एड 2 to 3% of gypsum. Now you must be thinking that why this gypsum is added. So it is very important to add it because क्या होता है, जो सीमेंट होती है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है फ्लैश सेटिंग की। फ्लैश सेटिंग आप आगे पढ़ेंगे कि किस कंपाउंड की वजह से होती है। फ्लैश सेटिंग से मतलब ये है कि जैसे ही वो सीमेंट वाटर के साथ कंबाइन होगी तो वो एकदम से हार्डन हो जाएगी। तो हमें सीमेंट इस तरह भी नहीं चाहिए होती कि वो एकदम हार्डन हो जाए, क्योंकि अगर वो एकदम हार्ड हो जाएगी तो जो स्ट्रेंथ उसने गेन करनी है वो एकदम नहीं कर पाएगी। सीमेंट जब हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो हम चाहते हो धीरे धीरे सेट हो, मतलब बहुत ज़्यादा धीरे भी ना सेट हो और बहुत अर्ली भी ना सेट हो, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे सेट होगी तो वो प्रॉपरली अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको अटेन कर पाएगी। लेकिन वो अगर एकदम पानी के साथ मिक्स करते ही सेट हो गई तो इसका मतलब जितना स्ट्रेंथ वो अटेन कर सकती थी वो अब नहीं कर पाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लैश सेटिंग। ये किसकी वजह से होती है हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, फर्दर लेक्चर्स में। C3A एक कॉम्पोनेंट होता है, उसकी वजह से होती है। तो इसीलिए क्योंकि क्लिंकर में भी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लैश सेटिंग की, तो इसीलिए इसमें जिप्सम ऐड किया जाता है। जिप्सम जिसको हम कहते हैं रिटार्डर। रिटार्डर मतलब ये क्या करता है, सीमेंट के सेट होने के टाइम को कम कर देता है। रिटार्ड होना मतलब कम करना, राइट। तो इसीलिए ये उस सेट होने के टाइम को कम कर देगा और इसलिए वो ज़्यादा टाइम में आपकी वो होगी, क्या होगी, सेट होगी। तो इसी वजह से जिप्सम को ऐड किया जाता है, रिटार्ड कर देता है इस टाइम को, और फिर इस तरीके से हम बॉल मिल में अपने उस क्लिंकर को ग्राइंड करते हैं, यानी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन द होल सीमेंट, दिस पाउडर फॉर्म इज सेंट इनटू द सीमेंट साइलोज। सीमेंट साइलोज आपके सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, साइलोज बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर यूज टू स्टोर द मटीरियल्स इन बल्क फॉर्म। मतलब बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में अगर आपको किसी भी मटीरियल को स्टोर करना है, जैसे कि आपके ग्रेन्स हो गए या फिर ऐसी सीमेंट ही हो गई, तो ये साइलोज ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। यू कैन सी इन दिस फिगर, इन बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं साइलोज, राइट। तो साइलोज में फिर हम इस पूरे सीमेंट को, जिसको हमने अब ग्राइंड कर लिया है क्लिंकर को, इसको साइलोज में सेंड किया जाता है और वहाँ पे से स्टोर किया जाता है। देन फ्रॉम द सीमेंट साइलोज द सीमेंट इज सेट इनटू द पैकिंग प्लांट, जहाँ पे कि सीमेंट आपके बैग्स में पैक होती है। मैंने आपको बताया था एक सीमेंट के बैग का वेट होता है 50 kg। तो सीमेंट साइलोज से फाइनली द सीमेंट इज बीइंग सेंट टू द पैकिंग प्लांट, जहाँ पे कि ये पैक होके मार्केट में सप्लाई होती है। सो दिस वॉज ऑल योर वेट प्रोसेस। तो वेट प्रोसेस में बस आपको ये ध्यान रखना है, वेट प्रोसेस एंड ड्राई प्रोसेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट जो ड्राई प्रोसेस है वो बस आपका वेट प्रोसेस का ही एक मॉडिफिकेशन है। और वेट प्रोसेस में जस्ट क्या होता है, जो भी हम जो रॉ मटेरियल मिक्स करते हैं ये लिक्विड फॉर्म में मिक्स होते हैं, तो इसमें एक स्लरी पेस्ट बनता है, अनलाइक इन ड्राई प्रोसेस जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सो दिस वॉज ऑल योर वेट प्रोसेस, राइट। Now we'll discuss about the dry process, right? So dry process as the name itself is suggesting कि इसमें जब हम raw material को mix करते हैं तो वो mixing उनकी solid form में ही होती है, इसमें कुछ भी आपका liquid form में नहीं रहता है,
राइट। तो क्या होगा, इस वजह से क्या होता है, एंड अगेन वन इसमें एक और मॉडिफिकेशन होता है। जो ड्राई प्रोसेस होता है इसमें हमारे वेट प्रोसेस की जो कमियां थी उनको ठीक करके इसका मॉडिफिकेशन किया जाता है। मतलब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि रोटरी किल्न में रॉ मटेरियल को भेजने से पहले उसको पहले प्री हीट किया जाता है। आपने ड्राई प्रोसेस, आपने वेट प्रोसेस में देखा कि डायरेक्टली हमने पहले दोनों रॉ मटेरियल्स को मिक्स किया और फिर उन्हें करेक्ट प्रपोर्शन किया और डायरेक्टली हमने उस स्लरी को रोटरी किल्न में फीड कर दिया। लेकिन जो हमारा ड्राई प्रोसेस है इसमें रोटरी किल्न में फीड करने से पहले इस पूरे मिक्सचर को पहले प्री हीट किया जाता है एट अराउंड अ टेम्परेचर ऑफ 850 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्री हीटिंग की वजह से क्या होता है, जब हमारा मटेरियल जो है वो रोटरी किल्न में जाएगा तो वो ऑलरेडी हीटेड होगा, तो वो जो टाइम लेगा हीटअप होने में वो कम लेगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो भी हमारी फ्यूल कंजप्शन होती है वो कम हो जाती है, राइट, क्योंकि वो रोटरी किल्न में जाके जल्दी से हीटअप हो जाएगा, कैल्सिनेट हो जाएगा। तो हमारी जो कंजप्शन ऑफ फ्यूल है, पावर कंजप्शन है, ये सब कम होती है। और फिर इसी तरीके से ड्राई प्रोसेस जो है वो आपका इकोनॉमिकल प्रूफ होता है एज कंपेयर टू वेट प्रोसेस। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज प्रोसेस। मतलब एक डिफरेंस तो है कि वेट प्रोसेस में आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको जब हमने मिक्स किया तो वो लिक्विड फॉर्म में मिक्स किया, वेरेज जो ड्राई प्रोसेस में है वो आपका सॉलिड फॉर्म में मिक्स हम करते हैं। दूसरा, वेट प्रोसेस में हमारा प्री हीटिंग नहीं होती है, लेकिन ड्राई प्रोसेस में बिफोर सेंडिंग द रॉ मटेरियल टू द रोटरी किल्न वी डू द प्री हीटिंग, सो दैट क्या हो जाएगा, पावर कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगा, राइट। सो नाउ लेट अस डिस्कस दिस ड्राई प्रोसेस। यू कैन सी हियर द फ्लो चार्ट ऑफ ड्राई प्रोसेस। फर्स्ट वी डू व्हाट वी डू, लाइमस्टोन जो होता है माइन से लेके आते हैं, फिर उसको क्रश करते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े पीसेस में, लाइमस्टोन आपका रॉक बहुत बड़े बड़े पीसेस में आता है, तो पहले हम उसे क्रशर में डाल के छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। नाउ यू कैन सी दिस क्रश्ड लाइमस्टोन हीप यहाँ पे स्टोर्ड है। अब यहाँ से जा रहा है आपका एलएसटी यानी लाइमस्टोन, ये सारे आपके जा रहे हैं कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट मतलब आपकी एक रोटेटिंग बेल्ट होती है जो मटेरियल सप्लाई करती रहती है। तो ये हमारे सारे रॉ मटेरियल देखो, लाइमस्टोन, क्ले, बॉक्साइट, आयरन ओर, ये सारे पहले वे हो रहे हैं यहाँ पे। वे मतलब इनकी प्रॉपर क्वांटिटी हम मिक्स कर रहे हैं, राइट। देन फिर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये यहाँ पे हम रॉ मील, इस पूरे जो हम रॉ मटेरियल को मिक्स करते हैं इसको हम कहते हैं रॉ मील इन द ड्राई प्रोसेस। तो हमने क्या किया, सारे रॉ मटेरियल्स लिए, उनको वे किया प्रॉपर प्रपोर्शन में, और फिर उनको हमने यहाँ पे रॉ मील में स्टोर कर लिया। फिर इनको बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, रॉ मील साइलोज, मतलब एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो है वहां पे स्टोर कर लिया जाएगा, राइट। वंस ये रॉ मील साइलो हमारा फिल होता है, इसके बाद हम इस सारे मिक्सचर को, देखो हमने डायरेक्टली रोटरी किल्न में नहीं सेंड किया, हमने सारे रॉ मटेरियल्स को सेंड किया 4 स्टेज प्री हीटर में। यहाँ पे ये 4 स्टेजेस में हीट होता है मटेरियल आपका 850 डिग्री सेल्सियस की हीटिंग पे, टेम्परेचर पे। एंड देन आफ्टर दिस हीटिंग, इस हीटिंग के बाद हम इस सारे मटेरियल को, मिक्सचर को, रॉ मील को रोटरी किल्न में सेंड करते हैं। तो आपने देखा कि वेट प्रोसेस में हम डायरेक्टली रोटरी किल्न में सेंड करते हैं, लेकिन आपका जो ड्राई प्रोसेस है उसमें पहले हम उसे प्री हीट करते हैं। अब ये जो रोटरी किल्न होता है आपका, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो डायमीटर होता है दैट इज अबाउट टू 3 to 8 मीटर, एंड जिसकी लेंथ होती है वो अबाउट होती है 150 मीटर टू 200 मीटर के बीच की इसकी लेंथ होती है। तो क्या होता है, इसमें इसके 3 जोन बन जाते हैं इस प्रोसेस में। द फर्स्ट वन इज कैल्साइनिंग जोन, द अनदर वन इज बर्निंग जोन, राइट। सॉरी, 2 जोन्स होते हैं आपके, कैल्साइनिंग एंड बर्निंग जोन। तो कैल्साइनिंग जोन में क्या होता है कि जैसे ये जो मटीरियल है, रॉ मटीरियल, ये हीट होकर यहाँ आता है, तो रॉ मटीरियल में जो आपका मेन रॉ मटीरियल है, वन ऑफ द मेन रॉ मटीरियल विच इज लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन जिसे कि हम कहते हैं CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्साइनिंग जोन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इतना हीट होके ब्रेकअप हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कि लाइम कहते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट। तो लाइम, क्योंकि आपको मैंने बताया था सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है, तो ये लाइम आपका लाइमस्टोन से ही आता है। और ये जो लाइम फॉर्म होता है यहाँ पे हमारे कैल्साइनिंग जोन में फॉर्म होता है, जहाँ पे कि लाइमस्टोन ब्रेकअप होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेकअप होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में। CO2 आपकी इवॉल्व हो जाती है, उड़ जाती है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है, लाइम, वो आगे जाके अब यहाँ बर्निंग जोन में ये सारे क्या होते हैं, बर्न होते हैं, लाइम, क्ले, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं आपके यहाँ पे बर्न होते हैं। तो जब ये बर्न होते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। तो धीरे धीरे आपका बर्न होते होते क्या बन जाएंगे, ये लास्ट में क्लिंकर। आपका जब ये पूरा बर्न हो जाएगा सीमेंट के रॉ मटेरियल्स, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, सीमेंट क्लिंकर, राइट।
देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लिंकर इट इज कूल्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके गर्म रहते हैं, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो उसको कूल किया जाता है एंड देन इट इज सेंट टू द क्लिंकर साइलो। क्लिंकर साइलो मतलब जहाँ पे हमने बड़े बड़े क्लिंकर्स को स्टोर किया लार्ज अमाउंट में, और फिर ये क्लिंकर साइलो से क्लिंकर जाता है सीमेंट मिल में। अब सीमेंट मिल में क्या होता है, सीमेंट मिल पे क्लिंकर साइलो से जो क्लिंकर है ये हमने यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट में डाला, वे किया, देन हमने उसमें कुछ अमाउंट ऑफ जिप्सम ऐड किया। जिप्सम मैंने आपको बताया था कि जिप्सम इज ऑल्सो एडेड टू रिटार्ड द सेटिंग ऑफ सीमेंट, राइट। तो हम क्लिंकर के साथ जिप्सम को भी ऐड करते हैं सो डैट फ्लैश शेड जो है सीमेंट का वो ना हो पाए, वो अवॉइड कर पाए। एंड देन समटाइम्स वी ऑल्सो ऐड फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या होता है हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इट इज जस्ट अ वेस्ट मटेरियल विच एनहांसेस द वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट। वर्केबिलिटी मतलब द ईज विद विच द सीमेंट कैन बी वर्कड आउट, मतलब कितनी ईज से आप सीमेंट के साथ काम कर सकते हैं, उसको वर्केबिलिटी कहते हैं। अभी हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो फ्लाई ऐश जनरली वर्केबिलिटी बढ़ाती है सीमेंट की और उसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ाती है थोड़ा बहुत। और ये फ्लाई ऐश क्योंकि वेस्ट मटेरियल होता है जो कि जनरेट होता है थर्मल पावर स्टेशन में, तो ये भी ऐड कर देते हैं। और फाइनली इन तीनों को ऐड करके हम इसे कहाँ डालते हैं, बॉल मिल में। बॉल मिल में क्या होगा, ये क्लिंकर आपका पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। एंड देन पाउडरी फॉर्म में जब कन्वर्ट हो गया तो वी हैव ऑब्टेन्ड द सीमेंट। अब इस सीमेंट को सीमेंट साइलोज में स्टोर कर लिया जाता है और फ्रॉम द सीमेंट साइलोज इट इज सेंट टू द पैकिंग यूनिट एंड आफ्टर पैकिंग यूनिट इट इज सेंट टू द मार्केट। तो ये बेसिकली था आपका ड्राई प्रोसेस, राइट। तो अब वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस में, मतलब ड्राई प्रोसेस का एडवांटेज ये होता है कि अगर आप वेट प्रोसेस में 1 टन ऑफ सीमेंट यूज मैन्युफैक्चर करेंगे, राइट, 1 टन मीन्स 1000 kg, और वैसे ही आप ड्राई प्रोसेस में भी अगर 1 टन ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस करेंगे तो जो कोल कंजप्शन है वो आपका वेट प्रोसेस में होगा 350 kg अराउंड 1 टन ऑफ सीमेंट के लिए, और जो ड्राई प्रोसेस में होगा 100 kg। तो यू कैन सी कि कितना ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन कम हुआ है, जो कि ड्राई वेट प्रोसेस में आपका 350 kg यूज हो रहा है, क्योंकि वो आपका जो रॉ मटेरियल है वो वेट है, तो उसको हीट करने में बहुत हाई अमाउंट ऑफ हमारा फ्यूल रिक्वायर्ड होता है। लेकिन ड्राई प्रोसेस में क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो ड्राई फॉर्म में है एंड पहले ही हमने उसको और प्री हीट कर लिया है, तो जो कंजप्शन है कोल का वो अराउंड सिर्फ 100 kg है फॉर 1 टन ऑफ सीमेंट। तो इसी वजह से अब ओवर द टाइम जो वेट प्रोसेस है वो बहुत कम यूज होता है और हर जगह हमारी सीमेंट इंडस्ट्री में ड्राई प्रोसेस यूज किया जाता है। So these were your two process of manufacturing of cement which are very simple. Now here is one important factor that influence of rate of cooling on compressive strength. मतलब रेट ऑफ कूलिंग से यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब क्लिंकर को हम जिस रेट से कूल कर रहे हैं, आपने पढ़ा कि क्लिंकर को पहले ग्राइंड करने से पहले हम उसको कूल किया जाता है क्योंकि वो बहुत हॉट रहता है। तो एकदम हॉट में उतने टेम्परेचर पे, क्योंकि वो जैसे ही रोटरी किन से बाहर आते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे वो हॉट हुआ रहता है। तो पहले उसे ग्राइंडिंग से पहले हमें उसे कूल डाउन करना पड़ता है सो डैट जो ग्राइंडिंग हो प्रॉपरली हो, लम्प्स फॉर्म ना हो। तो इसीलिए जो इन्फ्लुएंस ऑफ रेट ऑफ कूलिंग ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, तो आप टेबल में देख सकते हैं 2 कैटेगरी ऑफ सीमेंट है, नॉर्मल सीमेंट एंड हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट। और इनमें भी कूलिंग कंडीशंस हमारी फर्दर क्लासिफाइड है, क्विक कंडीशन, मॉडरेट कूलिंग कंडीशन, स्लो कंडीशन एंड वेरी स्लो। वैसे हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट के लिए भी आपकी 4 कैटेगरी है, क्विक कूलिंग, मॉडरेट कूलिंग, स्लो कूलिंग एंड वेरी स्लो कूलिंग। तो आप देख सकते हैं इस टेबल से कि जब हमने मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग अडॉप्ट किया है तो क्या होता है, मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग में जो स्ट्रेंथ ऑब्टेन हो रही है वो सबसे ज़्यादा हो रही है, राइट। मतलब जब आपने देखा नॉर्मल सीमेंट में अगर हम देखें तो 3 डेज की जो स्ट्रेंथ हो रही है वो हमारी क्विक कूलिंग में हो रही है, लेकिन 7 डेज की स्ट्रेंथ अगर आप दे सकते हैं तो 21 जो हाईएस्ट ऑब्टेन हो रही है हमारी मॉडरेट कूलिंग में। वैसे ही जो हमारी 28 डेज स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम है 27, जो कि अगेन ऑब्टेन हो रही है मॉडरेट कूलिंग में। इसी तरीके से आप देख सकते हैं हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट में भी जो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 3 डेज में देख सकते हैं 14, जो कि आ रही है मॉडरेट कूलिंग में। देन 7 डेज की जो स्ट्रेंथ है मैक्सिमम 26.7, वो भी अगेन हमारी आ रही है मॉडरेट कूलिंग में। और जो हमारी 28 डेज स्ट्रेंथ है मैक्सिमम 33, वो भी हमारी आ रही है मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग में। तो इसका कुल बताने का मतलब ये है कि समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ कूलिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो उसमें आपको ये बताना है कि ना तो बहुत ज़्यादा कूलिंग, बहुत क्विक कूलिंग भी नहीं होनी चाहिए क्लिंकर की और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए, एक मॉडरेट रेट हमें अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग में ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें ऑब्टेन हो रही है इन द केस ऑफ बोथ द सीमेंट्स, नॉर्मल सीमेंट्स ऑल्सो एंड हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट ऑल्सो। सो अ मॉडरेट रेट ऑफ कूलिंग ऑफ क्लिंकर रिजल्ट्स इन हायर स्ट्रेंथ।
This was all about today's lecture. I hope the process of manufacturing of cement is clear to you, both the process. If there are any doubts, you may ask me. In the next process, we'll study about the chemical composition of cement. Thank you.